दखलियतें, जिसमें राहुल जी ने जो बयान दिया उसको कोट कर रहा हूं कि सिख्स और मुस्लिम जो हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं। देखिए, ये बहस बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है जी। मैं इसे गुजरात के दंगों की बात नहीं करूंगा, शुरुआत वहीं से हुई है और हर जगह शांति है। बस एक शब्द बोलूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे मत बुलवाइएगा, वरना मैं कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो असहज हो जाएंगे सब। शांति दो तरह की होती है, एक मंदिर मस्जिद की शांति और एक मरघट की शांति। तो जिन जंगों का जिक्र कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, इस समय देश में मोदी जी के राज में मरघट की शांति है। जो बोल रहा है बुलडोजर उसका इंतजार कर रहा है, जो बोल रहा है उनके 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वो इंतजार कर रहे हैं। कोई बोले तो जिस तरह कुचली जा रही उसकी आवाज अब मैं समझ सकता हूं, मुख्तार भाई की मजबूरी, इसलिए मुख्तार भाई जो कहें सब ठीक। वो उन्होंने एक नाम जोड़ दिया, ईडी सीबीआई की तो बात सब करते थे, बुलडोजर भी जोड़ दिया उसमें। देखिए, मैं प्रमोद जी ने जो बात कही, मुझे बहुत अफसोस होता है जब बुलडोजर पे तो सवाल होते हैं, बुलडोजर पर बवाल होता है बल्कि, लेकिन बलवाइयों पे सवाल नहीं होता। अरे भाई, बुलडोजर पर बवाल करने वालों को बलवाइयों पर भी सवाल करना चाहिए, और उन बलवाइयों पे सवाल करना चाहिए जिनकी वजह से आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेचैन रहती थी, जो कि पूरी तरह से देश और उस क्षेत्र के और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा होते थे। अब सारे लोग कहते हैं जी बुलडोजर पे हाहाकार मचता है, बवाल होता है, लेकिन बलवाइयों के कुकर्मों को जो कुछ क्राइम होता है उस पर सवाल कोई नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है एक चीज, दूसरी चीज ये कि मैंने तो आपने बुलडोजर एक तरफा चलता है। आप पार्लियामेंट में, असेंबली में आपका बहुत अनुभव है, लंबा अनुभव है, और बहुत ही मजबूती के साथ आप अपनी पार्टी की बात भी रखते रहे हैं। मैं एक चीज नहीं समझ आज तक पाया कि क्या राहुल गांधी जी से ये कहा जा रहा है कि आप भाजपा से माफी मांगो? क्या राहुल गांधी जी से ये कहा जा रहा है कि आप सरकार से माफी मांगो? नहीं, भाजपा से नहीं, भारत से माफी मांगने की बात हो रही है, सरकार से नहीं, संसद से माफी मांगने की बात हो रही है। कोई छोटा नहीं हो जाएगा। बहुत ऐसे मौके आए हैं जिनमें हम लोगों ने खड़े होकर के, एक बार आपने घेरा था मुझे और हमने खड़े होकर के आपसे खेद व्यक्त किया था कि साहब हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और उसके बाद खत्म हो गई थी बात। बीजेपी तो ये मुझे लगता है ये तो अहंकार जो है वो सामंती अहंकार है, इससे ज्यादा ये संस्कार नहीं हो सकता। ये बीजेपी कह रही है कि राहुल जी का क्या सामंती अहंकार है? अगर मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस समय मंत्री रहे होंगे, उन्होंने माफी मांग ली। पीयूष गोयल नेता सदन के, बिहार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने माफी मांगी, शायद सदन में आप भी होंगे तब, उन्होंने माफी मांगी। तो अगर बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल जी ने लंदन में देश को बदनाम कर दिया तो माफी क्यों नहीं मांग सकते? फिर से बजाऊं? जर्मनी, कोरिया, चीन, पहले मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में बोला है वो पहले देश से माफी मांगे, उसके बाद दूसरे से माफी की बात करें। रही बात तीसरी, जी सुनिए, रही बात तीसरी, पहले ये दिखाओ कि राहुल जी ने गलत क्या बोला है। अगर गलत आप साबित करो, हम पार्लियामेंट में कहते हैं आप हम कर लेने दो, अब गए वहां बोलने के लिए, वहां भी तो बोला है, उसको स्वीकार तो करो। वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि वो क्लिप दिखाओ जिसमें उन्होंने कहा हो कि आओ इंटरवीन करो, आओ इंटरवीन करो। उन्होंने तो, मैं वो क्लिप दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ है हम लोकतंत्र के दायरे में सदन में इसको सुलझा लेंगे। लेकिन सुनिए, अब मुझसे अगर आप बुलाएंगे किसी टॉक के, छोड़िए किसी सेमिनार में, और वहां मुझसे सवाल होगा कि हरिजनों पे उत्पीड़न हो रहा है कहीं कि नहीं हो रहा है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ हो रहा है। और राहुल गांधी से जो सवाल पूछा जाएगा उसी का जवाब दिया, क्या कहें? वहां कहते हैं कि नहीं साहब वहां तो बिल्कुल अमन चैन है, वहां तो साहब अल्पसंख्यक जो है दूसरे दर्जे के नहीं सुपर फर्स्ट क्लास में पहुंच चुका है। क्या कहें बताइए ना। सुनिए, मैं एक आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। मोरारजी देसाई ने उनको जेल में डाल दिया था, उसके बाद
इंदिरा जी ब्रिटेन जाती हैं और उनसे मोरारजी देसाई के बारे में सवाल पूछा जाता है, भारत के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो कहती हैं कि मेरे देश के बारे में मुझे जो भी बोलना है, मोरारजी देसाई के बारे में मुझे जो भी बोलना है, मैं अपने देश में बोलूंगी, वहां कुछ नहीं बोलूंगी। वो वक्तव्य राहुल जी के सामने कांग्रेस के ये एक नेता ने विदेशी धरती पे बोला भी। क्या आपको लगता है इंदिरा जी गलत थी? ना इंदिरा जी गलत थी, ना अटल बिहारी जी गलत थे। अटल बिहारी जी जब गए थे तो देश का पक्ष उन्होंने इतने शानदार ढंग से रखा था कि शायद बहुत से कांग्रेस के नेता न रख पाते। तो राहुल जी के पास भी वो मौका था। मेरी बात छोड़िए। तो राहुल जी के पास भी मौका था इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। देखिए सवाल पूछिए, आज तो हम लोग चैनल पे नहीं है ना कि आप बंद कर दोगे। जी जी, मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक चीज साफ कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी को जो रोल दिया गया था वो उन्होंने अदा किया, जो इंदिरा जी को रोल दिया गया था अदा किया। मैं अब आपको चुनौती दे रहा हूं, पूरे न्यूज़ 18 इंडिया परिवार के लोग हैं, चुनौती दे रहा हूं आपको, इनके सामने साबित कर दीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला है जिसके लिए वो माफी मांगे। अभी ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको सुनने का बहुत आपका मन है तो मैं सुनवा देता हूं आपको बाइट, लेकिन इसी बीच राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे सदन में? वो कहते हैं मैं तो बोलना चाहता हूं, हो सकता है माफी मांग ले। आप भी तो थोड़ा इंतजार करिए नकवी साहब, आप भी जल्दीबाजी में दौड़ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हर 6 महीने में, हर 6 महीने के इंटरवल पे ये हिट एंड रन का खेल खेलते हैं। एक मुद्दा फेक, फैब्रिकेटेड, पिटा हुआ मुद्दा लेके आएंगे और ला करके जो है वो उस पर हाहाकार मचाएंगे, संसद में हंगामा करेंगे और कहेंगे कि मैं अगर संसद में बोल दिया तो संसद में तो भूकंप और भूचाल आ जाएगा। आपको याद होगा कि राफेल पे भी ऐसे ही उन्होंने किया, उससे पहले भी एक लंबी श्रृंखला है और अब जो है वो ये कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नहीं, मैंने कहा ना कि बाई चांस सब कुछ नहीं है, बाई चॉइस हो रहा है, क्योंकि भारत की धाक और मोदी जी की धमक को धूमिल करने की जो इनकी धुन है, उस धुन में ये जो है वो पिटे जा रहे हैं। और आज जो है इसका नतीजा है कि इस धुन का जो परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी की एंट्री गेट से ज्यादा एग्जिट गेट पे भीड़ दिखाई पड़ती है बाहर जाने वालों की। आपने बाइट का जिक्र किया था, तो मेरे पास भी फोन में बाइट है। मैं वॉल्यूम को मैं माइक पे लगा रहा हूं और बाइट को मैं प्ले कर देता हूं, आप भी सुन लीजिए। और क्योंकि चैलेंज दिया आपने तो मुझे लगा कि बाइट को दिखाना चाहिए, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. मैंने क्लियरली बाइट को इसमें क्या ऐसा है जिसके लिए माफी मांगी? यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक हैं और इससे बेखबर क्यों हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है? हाँ, हो चुका है। मैं यहां कह रहा हूं नष्ट हो चुका है। जिस तरीके से हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, जिस तरह से, अब सुन लीजिए, इनसे जो सवाल पूछा था मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं आपको, साफ बताता हूं। 13 तारीख से आज तक अगर हाउस नहीं चल रहा है तो क्या ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? और सत्ता पक्ष न चलने दे तो क्या मजबूत हो रहा है? ये नहीं बताएंगे, बताना भी चाहे तो बेचारे नहीं बता सकते। मैं बताता हूं कि अडानी के भ्रष्टाचार पे कहीं राहुल गांधी ना बोल जाए कि कैसे 609 नंबर पे जो आदमी था, जिसको आपने धरती दे दी, रेल दे दिया, हवाई जहाज दे दिया आसमान का, जिसको आपने पाताल में माइंस दे दी, जिसके बंदरगाह पे जो आपने दिया 3000 करोड़ की ड्रग्स मिले, उस पे ना बोल जाए इसलिए हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है। उस पे ना बोल जाए राहुल गांधी इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है, वरना एक मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोलने दिया? ये भाजपा रह गई? ये अटल जी की भाजपा नहीं है, अडवाणी जी की भाजपा नहीं है, ये अडानी की भाजपा है, इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी राहुल गांधी जी ने कितने लंबी परेड की है? वही जो क्या करते थे, भारत जोड़ो में यात्रा थी, वो जो भी परेड थी, यात्रा थी। मुझे क्या लगता है पूरे समय सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो 3500 की, ये अपने दोनों बड़े नेताओं को 35 किलोमीटर चलवा दे, देखने ही हम चलना पड़ेगा। मैं प्रमोद जी, मोदी जी
परिवार के पालने में नहीं, परिश्रम और परिश्रम और तपस्या का परिणाम है। खुलेआम तारीफ करता, इसलिए जो है मोदी जी के खुलेआम परिश्रम का परिणाम है। मेरी बात का जवाब दे दें। और कि गांव गरीब, खेत किसान, चौक चौराहों चौपालों पे संघर्ष करके मोदी जी ने परिवार तंत्र को परास्त करके लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। अब देखिए एक बात बताऊं तो इन्होंने पूरे समय घूमे, ये जी पूरे समय घूमने के बाद हर दिन पानी पी पी करके देश के लोकतंत्र को भी कोसा। इन्होंने जो नाम लिए उनके भी कि साहब ये मित्र हैं इनके, ये इनके शत्रु हैं, ये सारी चीज़ें सारा कुछ किया उन्होंने डेमोक्रेसी से लेकर के। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरीज हैं उनको किसी ने कहा क्या? किसी ने कहा क्या कि आपने जो है वो अपने परेड में जो है वो क्यों डेमोक्रेसी के बारे में आप बोल रहे थे, आप सेकुलरिज्म के बारे में बोल रहे थे? किसी ने नहीं कहा। आपने विदेश में जाकर के देश की संसद, देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने और उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने की बात की। और उससे भी मेरे एक सवाल का जवाब दिया, राहुल जी को अगर बोलने ही नहीं देंगे तो फिर वो बोलेंगे कैसे? मैं वही बता, ये कांग्रेस बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब आप ये बताइए, कहते हैं जी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्या किसी अनडेमोक्रेटिक कंट्री में कोई वहां का नेता किसी विदेश में जाकर के उस देश की डेमोक्रेसी, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कोस करके आता है? और क्या ये इसका जवाब उस देश में आकर के इस तरह से सीना चौड़ा करके घूम रहा होता है क्या? जी आपने बोला वीडियो दिखाइए, तो मैंने वीडियो भी दिखाया। मेरा स्पष्ट सवाल यह है आपसे कि यूरोप और अमेरिका से जब वो कह रहे थे कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और भारत में लोकतंत्र जो है उसका एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, तो वो अमेरिका और यूरोप से क्या डिमांड कर रहे थे? ये 47 से पहले वाला भारत तो है नहीं कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब तो स्वतंत्र भारत है 47 के बाद। तो क्या हम रिक्वेस्ट करने जा रहे थे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से कि वो हमारे मामले में आके बोले कुछ? कहा उन्होंने कि आप आइए हस्तक्षेप करिए? उनका कहने का मतलब क्या था? ये कि एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। एक हिस्सा नष्ट हो चुका है, ये मैं मंच पे बैठकर न्यूज 18 इंडिया के मैं भी कह रहा हूं। तो उन्होंने ये क्यों बोला आगे? आप खामोश क्यों हैं? आप मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। लेट मी आंसर। प्लीज आंसर। यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन। यस, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि पहली बार हो रहा है कि डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी हाउस डिस्टर्ब कर रही है। ये पहली बार हो रहा है डेमोक्रेसी में कि हाउस के अंदर रूलिंग पार्टी के मंत्री खड़े हो जाते हैं जो आंसरेबल टू द हाउस हैं। ये पहली बार हो रहा है कि वहां पे स्विच ऑफ कर दिया जाता है बोलते वक्त नेताओं को। मैं एक चीज बताऊं, मोदी जी की तारीफ आज मैं भी करता। सेकंड सिटीजन वाली बात जो है ना, मोदी जी के मंत्रिमंडल में हो सकता है मेरा कंफ्यूजन हो, करेक्ट कर दीजिएगा, एक आदमी था जिसको मैंने कहा कि कॉलेज के दिनों से मैं जानता हूं, मंत्री के रूप में जानता हूं। मुख्तार साहब से काबिल मंत्री कौन था? बताइए कौन था? आप बता दीजिए। नहीं, कई काबिल मंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इनसे काबिल कौन था? अब ये खुद बताएंगे। नहीं, आप बताइए। क्या है, आपको आइडिया नहीं है। प्रमोद जी खाली संसद सदस्य नहीं है, बहुत चोटी के वकील भी हैं और उनको कैसे घुमाना है और कैसे बहलाना है वो इनको मालूम है। चलिए, मैं इस पे नहीं, ये मेरे सीनियर है, मैंने माना। मैं मोदी जी को, उनकी नीति को अच्छा मान लेता। ये भारत का संविधान है, मस्त नहीं है, लेकिन अगर हर जाति हर वर्ग के लोग होते जी, आज कौन है वहां पर जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? इनको हटाते इनकॉम्पिटेंस में बात समझ में आती है। इतना कॉम्पिटेंट, इतना अच्छा, देखने सुनने में देखिए कितने अच्छे स्मार्ट हैं, ये बोलने में बहुत स्मार्ट हैं सर। और आज तो जैकेट पहन के आए हैं, अगर कहीं सूट वूट पहन लेते हैं तो इनसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं दिखता। और इनकी गलती ये हो गई कि ये कुछ ज्यादा साफ सफाई से बोलने लगे। कुछ हिम्मत कर ली इन्होंने मेरी तरह लगाने उगाने की, पसंद नहीं आया। इतने काबिल मंत्री को आपके मंच पे बैठा दिया, मंत्रिमंडल में नहीं रखा। इससे ज्यादा दोहरा अल्पसंख्यकों के साथ आचरण क्या हो सकता है, ये मुझे बता दीजिए। कि आज भारत का पहला मंत्रिमंडल आजादी के बाद का पहला मंत्रिमंडल जिसमें मुसलमान मंत्री नहीं है। लेकिन आप अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमानों को गिनते हैं। स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक,
हरदीप सिंह पुरी अल्पसंख्यक, आप आपकी मतलब ये चाहे सवाल है। जितना रेस्क्यू करो, बातचीत चल चुका है। सुन लो, बता दो मुझे मुसलमान कौन है उसमें? नहीं, अल्पसंख्यक मैं मुसलमान पूछ रहा हूँ आपसे, मुसलमान पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ी आबादी जो मुसलमानों की। देखिए क्या है कि मोदी जी ने आने के बाद जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी थी उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी में बदला है। इसमें मुख्तार अब्बास नकवी हैं कि नहीं है, आप हैं कि नहीं है, ये हैं कि नहीं है, इशू नहीं है। सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी में बदला है। और आज एक भी व्यक्ति, कांग्रेस भी या जो और भी विपक्ष के लोग हैं, कोई ये नहीं कहता कि मोदी जी ने इस समाज के साथ जो है वो शिक्षा में भेदभाव किया, रोजगार में भेदभाव किया। जो कह देगा ईडी पहुंच जाएगी शाम तक, वो गरीबों इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, गरीबों के घर में गरीबों को छत मिल रही है तो वो हर एक समाज के अच्छा, मिल रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। और लास्ट कमेंट 10-10 सेकंड का, और उसके बाद एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, उसके ऊपर कमेंट लूंगा और जो मैं सवाल पूछूंगा उसी का जवाब देना। नकवी साहब, पहली बारी आपकी है, माइक पकड़ के रखिए, इसलिए आप तस्वीर आ गई है सामने। ये तस्वीर दिख रही है जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी दोनों दिख रहे हैं। आपसे सवाल है, इन दोनों में से बेहतर नेता कौन है, राहुल जी और प्रियंका जी में से? नकवी साहब, मैं तो सबसे बेहतर नेता प्रमोद जी को मानता हूं। इन दोनों में से चुनना है, और इनसे बस यही कहूंगा कि ना हम सफर इन दोनों में से चुनना है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा, इसलिए अपने नेता को सुधारिए आप। अच्छा, अब आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर में खुशहाली है तभी बर्फ के गोलों से खेला जा रहा है? मानते हैं आप? क्या चीज? नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर में खुशहाली है तभी बर्फ के गोलों से राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी खेल पा रहे हैं। मोदी जी के पहले इस देश में सूरज नहीं निकलता था, मोदी जी के पहले ऑक्सीजन नहीं थी, मोदी जी के पहले सब कुछ था। सुन लो यार, G20 कर रहे हो, 103 देशों का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यही इंदिरा गांधी ने करके दिया था। क्या बात कर रहे हो, छोड़ो उसको, बात मुद्दे पे आओ। आज अगर तय कर सकते हो थोड़ा बहुत आप लोगों की सेटिंग हो तो पहले इनको सेट कराओ, उसके बाद बात करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।